दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। ये स्कीम वर्ष 2017 में वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश की गई थी, जो वर्ष 2018 में लागू हुई थी। एक महत्वपूर्ण मुद्दे के अंतर्गत संविधान की 7 जजों की पीठ को यह निर्धारित करना है कि क्या वित्त अधिनियम 2017 को धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता था। धन विधेयक का यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है और इसलिए लगातार चर्चा में बना रहता है, और इसी पर बात आज हम इन फोकस के प्रोग्राम में करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा क्या है धन विधेयक, मामला क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से जो वो चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर के आई थी उसको रद्द कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में आधार अधिनियम 2016 को जायज ठहराया था। इस आधार अधिनियम को भी एक धन विधेयक के रूप में ही पेश किया गया था और उस समय भी धन विधेयक का यह मुद्दा खासा चर्चा में रहा था, और इसलिए हाल ही में जो चुनावी बॉन्ड का मुद्दा आया है ये फिर से चर्चा में आ गया है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि धन विधेयक होता क्या है और धन विधेयक के मुद्दा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एटीआर में किस प्रकार का निर्णय दिया था, यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल रूल्स जो वर्ष 2017 में पारित हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा था और हाल ही में धन विधेयक के मुद्दे से किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट निपट रहा है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। साथ ही हमारे सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक पर जा सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक की व्यवस्था, धन विधेयक की जो परिभाषा है हमारे देश के संविधान के 110 आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक को जो पारित कराने की प्रक्रिया है वो संविधान के आर्टिकल 109 में है, और जो सामान्य विधेयक पारित कराया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा कोई विधेयक पारित करती है और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो एक अधिनियम एक्ट में परिवर्तित होता है, उसको पारित कराने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में 107 दिया गया है। धन विधेयक के लिए एक अलग प्रक्रिया क्यों बनाई गई है, अलग परिभाषा क्यों बनाई गई है और इसको पारित करने की अलग प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में सरकार की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है और इसमें किसी भी देरी से निपटने की एक प्रक्रिया शामिल होती है, यानी संसद द्वारा कानून बनाने के लिए एक त्वरित विकल्प प्रदान करता है धन विधेयक। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के रूप में पेश विधेयक को केवल लोकसभा से ही सहमति की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के पास नहीं जाता, राज्यसभा के पास भी धन विधेयक जाता है, लेकिन राज्यसभा को केवल 14 दिन का जिस दिन उसके पास जाता है उसके बाद 14 दिनों की अवधि के भीतर राज्यसभा को या तो उसे पारित करना पड़ता है या अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर राज्यसभा किसी तरह के संशोधन का भी सुझाव देता है तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संशोधन को स्वीकार करे या न करे। अगर 14 दिनों के भीतर राज्यसभा ये काम नहीं करती है तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है और उसी रूप में जिस रूप में वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था उस रूप में उसको धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा के पास इस पर विचार करने और सिफारिशों के साथ वापस करने का केवल 14 दिनों का ही समय होता है। एक विधेयक को धन विधेयक कब कहा जाता है, इसकी परिभाषा संविधान के आर्टिकल 110 में दी गई है और इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कर का आरोपण करने, उसका उत्सादन करने, उसका परिहार करने, उत्सादन मतलब समाप्त करने, परिहार करने उसमें किसी तरह की कमी करने या उसमें किसी प्रकार का विनियमन करने या परिवर्तन करने के अंतर्गत किसी भी कर में अगर इस तरह के परिवर्तन किए जाएंगे तो वो एक धन विधेयक कहा जाएगा।
साथ ही भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि से धन निकालने, उसमें धन का प्रवाह करने से संबंधित चीजों को भी धन विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत सरकार के वित्तीय दायित्व भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि जैसा आपको बताया गया उससे संबंधित धन निकालने की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। साथ ही इन सभी विषयों से जुड़े हुए जो आनुषंगिक विषय हैं, यानी जो उनके सहायक विषय हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो फाइनल निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और यह माना जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यह भी कहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। उसको भी हम हाल ही में देखेंगे। अभी इसी टॉपिक में देखेंगे। सरकार ने हाल ही में कई विधेयकों को, खासतौर से कई वित्त अधिनियमों को धन विधेयक के रूप में पारित कराया है, ताकि राज्यसभा में उसकी जो मेजोरिटी नहीं है उसको किसी तरह से बाईपास कर लिया जाए। इस तरह का आरोप सरकार पर लगा है। तो वित्त अधिनियम 2017 और 2018 इस कारण से खास तौर से चर्चा में हुआ है और सरकार ने कई वित्त अधिनियमों को जब धन विधेयक के रूप में पारित किया गया तो कई ऐसे अधिनियमों में संशोधन कर दिए गए जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में संशोधन हुआ। इसी तरह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में परिवर्तन हुए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी परिवर्तन हुए और ये सभी परिवर्तन धन विधेयक के रूप में किए गए। तो इसलिए इन पर सवाल उठा कि क्या इनको धन विधेयक के रूप में पास कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार अधिनियम 2016 को जायज ठहराया था, उसको एक धन विधेयक के रूप में पेश करके पारित कराने को। इस पर दो जजों की राय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक जज सहमति वाले हैं जिनका नाम है, यह फैसला 4-1 की एक संवैधानिक पीठ ने दिया था और जस्टिस अशोक भूषण ने कहा था कि आधार अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो सब्सिडी और लाभ प्रदान करना है और साथ ही इसके जो व्यय है वो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर से लिए जाएंगे और इसीलिए इसी कारण से इसको यानी आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है, उसके माध्यम से पास कराया जा सकता है। लेकिन जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि स्पीकर का निर्णय कोई न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, यानी स्पीकर जो निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये निर्णय अंतिम माना जाता है, लेकिन ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। साथ ही इस पर एक असहमति की आवाज तत्कालीन जस्टिस DY चंद्रचूड़ की थी, जो वर्तमान के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने क्या कहा था कि आधार अधिनियम असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो धन विधेयक की शर्तों को पूरा नहीं करते। अनुच्छेद 110 में जो शर्तें लगाई गई हैं, इन्होंने कहा कि अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी उद्देश्य के लिए पहचान के रूप में आधार को इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार अधिनियम के माध्यम से जो आधार नियम संख्या होती है, किसी भी उद्देश्य के लिए पहचान के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान है सीधे तौर पर दिखाता है कि ये धन विधेयक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता इसको। इससे कानून निर्माण में, क्योंकि राज्यसभा की धन विधेयक के रूप में विशिष्ट भूमिका नहीं होती, इसलिए कानून निर्माण में राज्यसभा की भूमिका सीमित हो जाती है और कार्यपालिका पर जो नियंत्रण स्थापित होना चाहिए संसद के माध्यम से, वो भी कमजोर होता है और ये चीजें भारत में लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। ये चीजें कही गई। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया। 5 जजों की बेंच थी, ये भी 5 जजों की बेंच थी और ये भी 5 जजों की बेंच थी। इसने अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण नियम 2017 को रद्द कर दिया। ये इसमें क्या किया गया था, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था कि जो अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों से संबंधित सदस्य थे, उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित किया गया था। सेवा शर्तों को मतलब उनके कार्यकाल की अवधि को और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस प्रकार के जो नियम बनाए गए हैं, ये ट्रिब्यूनल जो प्राधिकरण बनाए गए हैं, जो अपीलीय न्यायाधिकरण है, उन पर सरकार के कंट्रोल को, उसके नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं, तो इनको धन विधेयक के रूप में पास नहीं किया जा सकता। कोर्ट
आधार मामले में साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आधार मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने धन विधेयक के दायरे के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की। यानी जो आधार अधिनियम, आधार के बारे में सितंबर 2018 में जो निर्णय दिया गया था, कोर्ट ने इस मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण नियमों के मामले में यह कहा कि उस पीठ ने धन विधेयक का दायरा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की थी, और इसीलिए इस मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया कि क्या 2017 वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करना वैध था या नहीं वैध था। तो यह निर्णय कहां चला गया? 7 न्यायाधीशों की पीठ में। इसके बाद धन विधेयक के मुद्दे से एक महत्वपूर्ण चीज याद आती है कि किस प्रकार से वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट निपट रहा है। वित्त अधिनियम 2017 को चुनौती दे दी गई और इसको 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया। धन विधेयक के मार्ग से पारित संशोधनों को चुनौती का मुद्दा वैसा का वैसा रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वित्त अधिनियम 2017 को क्या धन विधेयक के रूप में पास किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, ये तो 7 जजों की संवैधानिक पीठ के पास चला गया। लेकिन जो दूसरे संशोधन के मामले हैं, चाहे वो पीएमएलए 2002 में संशोधन हो, चाहे एफसीआरए 2010 में संशोधन का मुद्दा हो, और चाहे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन का मुद्दा है, वो वैसे के वैसे रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक ये अभी लंबित ही रहेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप देखिए कि पीएमएलए में यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में किस तरह के परिवर्तन किए गए। एक परिवर्तन सेक्शन 45(1) से जुड़ा हुआ है, जो प्रतिबंधात्मक जमानत शर्तों को निर्धारित करता है, यानी रेस्ट्रिक्टिव बेल कंडीशंस का निर्माण करता है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी आरोपी पर ही यह जिम्मेदारी होगी कि वो सिद्ध करे कि वो अपराध में शामिल नहीं है, या अगर उसको जमानत दी जाती है तो वो जमानत में किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। क्या इस चीज को धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है? क्योंकि इस परिवर्तन को भी वित्त अधिनियम 2018 के माध्यम से लाया गया था और धन विधेयक के रूप में पेश करके लाया गया था। तो क्या इस तरह के परिवर्तन को धन विधेयक के रूप में कहा जा सकता है, धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है? इसीलिए कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी और नवंबर 2022 में कोर्ट ने कहा कि सभी चुनौतीपूर्ण जो प्रावधान है पीएमएलए के, वो बरकरार रखे जाते हैं। और बरकरार इसलिए रखे जाते हैं कि जो किसी वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसका फैसला 7 जजों की संवैधानिक पीठ को करना है। अब हाल ही में फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया गया है, और चुनावी बॉन्ड स्कीम भी वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से लाई गई थी। और इसका मुद्दा भी आप देखिए 7 जजों की बेंच में चल रहा है, अभी उसका फैसला नहीं आया। तो सरकार ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द करते हुए जो संशोधन लाए गए थे वे संशोधन भी रद्द कर दिए हैं। जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया था, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया था, आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया था। तो जहां तक वे संशोधन चुनावी बॉन्ड स्कीम से जुड़े हुए हैं वहां तक वो रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन वित्त अधिनियम 2017 क्या धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को अलग कर दिया है, क्योंकि उस पर 7 जजों की संवैधानिक पीठ अभी का निर्णय बाकी है। इसलिए यह मुद्दा भी खास रूप से चर्चा में रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय आता है वित्त अधिनियम को 2017 को धन विधेयक के रूप में पेश करने का, तो उसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। व्यापक किस प्रकार से होगा? पीएमएलए में जिस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, एफसीआरए में परिवर्तन किए गए हैं, तो ये और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिवर्तन किए गए हैं, तो उन परिवर्तनों पर भी, उन सभी सेक्शंस पर भी इस निर्णय का 7 जजों की संवैधानिक पीठ का एक बड़ा प्रभाव होगा। इसलिए टॉपिक चर्चा में है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 110? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।